नमस्कार दोस्तों, ये नाकामी का सबूत है। उन्होंने 12 साल की सरकार में इस स्थिति में ला करके देश के लोगों को खड़ा कर दिया कि अब कहें कि क्या खरीदो और क्या ना खरीदो, क्या खाओ और क्या ना खाओ, और क्या करो और क्या ना करो। जी हां, ये बात भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कही उस वक्त जब प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब आप सोना मत खरीदिए, 1 साल तक शादी हो कुछ भी हो मत खरीदिए। उन्होंने कहा कि अब आप यात्रा मत कीजिए, विदेश की यात्रा मत कीजिए, आप देश में भी कम से कम यात्रा कीजिए, बिल्कुल यात्रा पर बैन लगाइए, कोरोना जैसे घर में कैद हो जाइए, आप पढ़ने जाइए न जाइए, घर से ही काम चलाइए, आप तेल मत खाइए, आप घी मत खाइए। तो अब प्रधानमंत्री तय करेंगे कि क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जी हां, क्योंकि आज इन हालात में लाकर के देश को खड़ा कर दिया है। यह बात तो अंग्रेजों ने भी नहीं कही थी, यह बात तो मुगलों ने भी नहीं कही थी, यह बात तो उसके पहले के शासकों ने भी नहीं कही थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार में यही कहा जाएगा। उसी तरीके से अब नरेंद्र मोदी वजन चेक करेंगे कि साहब कितना आपने खाया है, कितना नहीं खाया है, क्या पहना है नहीं पहना है, और कहां जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जाएंगे, नरेंद्र मोदी 15 मई से 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे, उन देशों की यात्रा पर जाएंगे जो ठंडे प्रदेश है, क्योंकि भारत में गर्मी हो गई है, तो वो 1 हफ्ते वहां एंजॉय करेंगे और उस ठंड का मजा लेके आएंगे, लुत्फ लेके आएंगे। जी हां, नरेंद्र मोदी काफिला लेकर के सड़क पर रोड शो निकालेंगे और पेट्रोल डीजल और तमाम चीजें खर्च करेंगे, उनके ऊपर सुरक्षा के नाम पे खर्च होगा। नरेंद्र मोदी वो महंगे महंगे मशरूम भी खाएंगे और हर चीज खाएंगे जो वो खाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी वो हर चीज पहनेंगे जो विदेश से आती है। उनका पेन भी विदेशी होगा, उनका चश्मा भी विदेशी होगा, उनके सूट भी विदेशी होंगे और उनके जूते भी विदेशी होंगे, उनकी घड़ी भी विदेशी, उनके जो सज्जा करने वाले हैं यानी उनके ब्यूटिशियंस हैं वो भी विदेशी। लेकिन आपको कहा जाएगा कि नहीं, आप कुछ मत करिए। जी हां, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यही कहा, यह नाकामी का सबूत है। आपको सरकार चलाना नहीं आता तो अब आप जनता को बता रहे हैं। जी हां, क्योंकि यही तो किया है, सरकार चलाना नहीं आता। नाकामी का सबूत है नरेंद्र मोदी की सरकार। 2012 में वो नोटबंदी लेके आए कि काला धन वापस लाएंगे, इसके जरिए आतंकवाद रोकेंगे, इसके जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग रोकेंगे। लेकिन जो काला धन तो नहीं आया, उल्टा रुपया जो था, जो जिसे काला धन बता रहे थे, 99.6% पैसा वापस आ गया। 0.4% पैसा वही फंसा हुआ है जो कोर्ट और लीगल केसेस में फंसा हुआ है या कुछ विदेशों में फंसा हुआ। इसके बाद में नोट डबल छाप दिए गए क्योंकि काला धन को एडजस्ट करना था। और उसके बाद में स्विस बैंकों में काला धन 4 गुना हो गया। अब स्विस बैंकों में भी धन 4 गुना हो गया। फिर उन्होंने कहा था कि ड्रग ट्रैफिकिंग रोकेंगे, तो साहब देश भर में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार नरेंद्र मोदी की इसी शासनकाल में हुआ। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में इस पूरे देश में जहां पर नशा नहीं भी था वहां भी नशा पहुंचा दिया। यह उनकी महान उपलब्धि है। और इसके बाद में उपलब्धि है कि आतंकवाद आज देश के लाल किले तक पहुंच चुका है। आतंकवाद
इस हद तक आ चुका है कि देश के नागरिक जगह जगह मारे जाते हैं, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, या पठानकोट हो, या उरी हो, या दिल्ली का लाल किला हो। जी हां, और यह स्थिति है। अब स्कूलों को, कॉलेजेस को और सरकारी संस्थानों को आतंकी धमकियां आती हैं, सरकार डमरू बजाती है। जी, तो यह हुआ है इस 12 साल की सरकार में। यह नाकाम सरकार है जिसे सरकार चलाना नहीं आता। जीएसटी के नाम पर लेके आए थे कि करों में सुधार होगा, वो जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बन गया। उसने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, छोटे व्यापार को तबाह कर दिया, और यह स्थिति हुई कि अब जीएसटी चोरी हो रही, जगह जगह जीएसटी चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है। यही नहीं, जीएसटी चोरी के भी रास्ते निकले, और उसके जरिए किस तरह से पूरे अर्थतंत्र पर कब्जा कर लिया गया केंद्र की सत्ता द्वारा। देश के व्यापारी आत्महत्या करने लगे, किसान आत्महत्या करने लगे, शिक्षा पर भी जीएसटी लग गया, हॉस्टल पर भी जीएसटी लग गया, किताबों पर भी जीएसटी लग गया, स्कूलों में भी जीएसटी लग गया। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कहते थे, तो बेटी को पढ़ाने की भी स्थिति नहीं है और बचाने की भी स्थिति नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा रेप भी इसी सरकार में हो गए। जी हां, भारत ने रिकॉर्ड बना दिया है रेप में, गैंग रेप में। उसके बाद कहा था दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को संरक्षण देंगे। आज यह हालत है कि भारत में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों का छीना जा रहा है, और आदिवासियों की जल जमीन जंगल छीना जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। तो अब बताइए कौन बचा? बहुत हुआ नारी पे वार, तो बलात्कार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, और इधर ये हो रहा है। अब देश में बचा कौन? देश में किसान था तो किसान के ऊपर अत्याचार किया गया, किसानों के खिलाफ जो है कानून लाए गए और उन्हें तबाह किया गया। उन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 750 किसानों की मौत हो गई। इस समय हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है नरेंद्र मोदी के शासनकाल। जी हां, यह स्थिति पैदा कर दी गई। और यही नहीं, रोजाना जो हालात बन रहे हैं वो युवा आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार देने की भी बात कही थी। और यही नहीं, आज सब कुछ तबाह है। आखिर आपने दिया क्या है? आपने दिया है झूठ, आपने दिए हैं जुमले, आपने दिए हैं इसी तरह के खेल, नारे। तो आज आप देश की जनता से कह रहे हैं कोरोना जैसा। जी हां, सबको याद है कोरोना में 65 लाख लोग मर गए, डब्ल्यूएचओ कहता है। आप तो छिपाते रहे, तो डब्ल्यूएचओ ने बता दिया। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी से क्या अपेक्षा करे देश? खुद रोड शो करके इतना पेट्रोल डीजल खर्च करेंगे और उसके बाद दूसरे कहेंगे पेट्रोल डीजल बचाओ। खुद के लिए हर काम करेंगे, लेकिन वो वही तुलसीदास जी ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप पे आता है तो बिल्कुल बदल जाता है। यही स्थिति नरेंद्र मोदी की है। तो राहुल गांधी जब यह कहते हैं तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को तकलीफ होना स्वाभाविक है। तो नरेंद्र मोदी का गैंग पंडित नेहरू की एक वीडियो को, पुराने वीडियो को शेयर करता है कि उन्होंने उस समय 1950 में कहा था कि अमेरिका में संकट आता है, कहीं आता है तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। जी हां, कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि खाना कम खाओ, सोना मत खरीदो या कुछ और मत करो। वो गरीब गुरबा देश, उसको भी उन्होंने संभाला था और लोगों को रोटी खाने की व्यवस्था कराई थी, रोजगार भी दिए थे, व्यापार भी बर्बाद होने की बजाय बन रहा था। देश का संविधान बना उसी दौर में, और उसी दौर में देश में अधिकार मिले। तो यह अंतर है दोनों में, जिसको आप गाली देते हैं और जो है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, अब से
2 महीना पहले उन्होंने बता दिया। 12 मार्च को संसद भवन परिसर में उन्होंने यही बात कही थी कि पश्चिम एशिया का जो संकट है वो संकट भारत को किस तरह से परेशान करने वाला है और कितना भारी तूफान आने वाला है यह समझना चाहिए और इस पर हमें तत्काल कदम उठाने चाहिए। तत्काल इस पर सर्वदलीय बैठक बुला करके इसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो करने की बजाय साहब चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, राहुल गांधी को ट्रोल कराने में व्यस्त थे और सब में लगे रहे। 2 महीने बाद उन्हें याद आता है कि नहीं, देश तो इतने संकट में फंस चुका है, इतना संकट आ गया है कि कोरोना जैसा संकट आ गया है, अब घर बैठ के ही रहो, कहीं मत निकलो और खुद घूमना है। जी, जब यह कहते हैं तो इससे समझ में आता है कि यदि लोग नहीं निकलेंगे, नहीं करेंगे तो इस देश का पर्यटन उद्योग बर्बाद हो जाएगा, इस देश का दूसरा और उद्योग बर्बाद हो जाएगा, तमाम कारोबार तबाह हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बड़े पूंजीपतियों को लाभ होगा, क्योंकि तब भी आप याद करिए आपदा में अवसर कहा था नरेंद्र मोदी ने, तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ हुआ था। अडानी अंबानी जैसे लोग रोजाना हजारों करोड़ रुपया कमा रहे थे, उस तरह के बड़े पूंजीपति कमा रहे थे। लेकिन छोटे व्यापारी, छोटे लोग, जो छोटे कारोबार करने वाले, वो सब तबाह हो गए। तो नरेंद्र मोदी उस तबाही को दावत दे रहे। जब यह देते हैं तो उसी समय सरकार बदल रही होती है। तमिलनाडु में सरकार बदली, राहुल गांधी वहां गए थे, तो साहब वहां के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ वो राहुल गांधी के साथ में एक सेल्फी लेते हैं और एक अच्छे से उनका वेलकम करते हैं। और उसका जो वीडियो था, वह वीडियो जब राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने और दूसरे तमाम हैंडल्स ने, मैंने भी डाले, तो तमाम सारे उसमें मेटा ने उसे डिलीट कर दिया। और मेटा ने उसके जवाब में लिखा कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के डायरेक्शन के तहत ये डिलीट किए गए। जी हाँ, उसमें आपत्तिजनक क्या था? शपथ ले रहे थे, उनसे मिल रहे थे, माला पहना रहे थे, एक दूसरे को वो कर रहे थे, तो उसमें किसी के लिए एक शब्द नहीं बोला गया था। लेकिन उससे क्यों डर गए नरेंद्र मोदी? तो ये डरपोक प्रधानमंत्री, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था सरेंडर पीएम, सरेंडर मोदी, कंप्रोमाइज्ड पीएम। जी हाँ, तो वो दिखाई दे रहा है कि कैसे वो सरेंडर हो गया अमेरिका के आगे। और उसके बाद में जो हमारे देश में यह संकट नहीं आता, जो एनर्जी संकट है, उसका कारण भारत के अंदर सिर्फ नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी अमेरिका के डर के कारण भारत के नागरिकों का जीवन खतरे में डाल देता है। नहीं तो रसिया हो या ईरान हो, हमें तेल दे रहे थे, सस्ता दे रहे थे, दुनिया से आधे दाम पे दे रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस देश की बर्बादी को स्वीकार किया, लेकिन अमेरिका के आदेश का पालन करना था। तो यह सरेंडर मोदी का कमाल, इसीलिए यह देश यह संकट सह रहा। सोने चांदी जिसकी वो बात करते हैं, वह भी संकट नरेंद्र मोदी के ही कारण, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किया, उधर चीन अपना स्वर्ण भंडार बढ़ा रहा है, वो अपना ऑयल भंडार बढ़ा रहा है, गैस भंडार बढ़ा रहा है, लेकिन भारत में जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में होता था, उससे भी कम हो जा रहा है। बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए कि आबादी के साथ औसत में जो बढ़ता है वो भी नहीं बढ़ा। तो यह हालत नरेंद्र मोदी ने कर दी। क्यों? क्योंकि सारा धन चुनाव पे खर्च हो रहा है, सरकार बनाने, सरकार खरीदने, और इस पर हो रहा। फिर इसके बाद में तंज होते हैं, इसके बाद में साजिशें की जाती है कि कैसे कांग्रेस जिस तरह से बढ़ती है और जिस तरह से राहुल गांधी चुनौती देते हैं कि कांग्रेस ही हराएगी बीजेपी को, और फिर मोदी और शाह का क्या होगा ये देखने वाला। तो नरेंद्र मोदी घबराहट में ड्रामा कराते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से, तो कभी तेजस्वी यादव से, तो कभी किसी और से, कि अरे राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने तो धोखा दे दिया। तो धोखा देने का इतिहास खुद बीजेपी का है। चाहे जम्मू कश्मीर से लेके हम बात करें पश्चिम बंगाल तक,
या हम बात करें असम से लेकर के गुजरात तक, या हम बात कर ले किसी भी गोवा से लेकर के उत्तराखंड तक, हर जगह हर उस पार्टी को धोखा से बीजेपी ने दिया है, आरएसएस ने दिया। जी हां, जो वहां की स्थानीय पार्टियों के ऊपर सवार होकर के सत्ता में आए और उसके बाद उन सारी पार्टियों को खा गए, हर राज्य का यह इतिहास, यह इतिहास हो जिनका, वो कांग्रेस को कह रहे हैं और उसे ट्रोल करा रहे हैं। और जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनका भी इतिहास देख लीजिए। ये 2019 में ये एक होके खड़े थे और बीजेपी को जितवाने का रास्ता बना रहे थे, ये वही लोग हैं। ये देख लीजिए, इन लोगों ने थर्ड फ्रंट बनाया था जिस समय बीजेपी हारने की स्थिति में थी, तो इन्होंने थर्ड फ्रंट बना करके इस तरह से किया कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए। और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए इन सब ने साजिश रची और उसका नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी दोबारा रिपीट हुए, ज्यादा अच्छे से रिपीट। और उसके बाद तो फिर आप देख ही लीजिए, तो स्वाभाविक सी बात है। और ये जितनी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे अखिलेश यादव पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे डीएमके हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे जो है वो रहे हो, बीजेडी रही हो, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला रहे हो, चाहे एआईएमआई के ओवैसी हो, या चाहे हेमंत सोरेन हो, ये सब बीजेपी के साथ किसी ना किसी वक्त सरकार में रहे हैं या उनके साथ गठबंधन में रहे। जी हां, इन सब ने यह किया कांग्रेस को छोड़ के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब यह साजिश रचते हैं तो उस समय यह सबको समझना चाहिए कि उस साजिश से नुकसान इस देश का हो रहा है, इस देश के लोगों का हो रहा है। इसलिए सच को जानने की जरूरत है कि कौन है। तो जब आप यह जानेंगे तभी आप जवाब दे सकेंगे। आज लड़ाई देश बचाने की है, पार्टी बचाने की नहीं है। आज लड़ाई इस देश के नागरिकों को बचाने की, उनकी शिक्षा को बचाने की, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया। 1 लाख से अधिक स्कूल्स बंद कर दिए गए और जो स्कूल चल रहे हैं उनमें करीब 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए कोई शौचालय नहीं। उसके अलावा 48,000 स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय है लेकिन वो यूज करने काबिल नहीं। और इसके बाद 1 लाख से अधिक, 1.25 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं। और इसके बाद में इसी तरीके से तमाम, तो स्कूल 1 लाख बंद कर दिए जाएंगे और बाकी ये होगा। तो अब आप समझ लीजिए किस स्थिति में, यानी आपकी शिक्षा ना हो, आप बर्बाद हो, आप प्राइवेट हाथ में खेलें और आप गुलाम बन के रह जाएं। यह नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, तो उस पर काम करती है। तो इसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर लड़ते हैं, निजी हित के नहीं। राहुल गांधी कभी नहीं लड़ते कि मेरे ऊपर यह हो गया, मेरे पर वो। राहुल गांधी सदैव देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए लड़ते हैं, देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। जिस तरह अग्निवीर बना करके भारत की सेना को कमजोर किया गया, जिस तरीके से और तमाम सारी चीजें की गई, दलाली के जरिए, रिश्वत के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए जो असलहों की खरीद हुई, वो सब इस देश के सामने है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी नाकामी को देखा है, सरेंडर होते देखा। तो ऐसी स्थिति में हम सबको सरेंडर प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को भी देखना चाहिए। जी।